विवेचना में आज क्यों कहा जाता था महाराजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। एक बार एक कातिब ने सालों की मेहनत के बाद अपने हाथों से बहुत सुंदर लेख में कुरान की एक प्रति तैयार की। उसका वाजिब दाम पाने की ख्वाहिश उसे लाहौर के दरबार खींच लाई। उसने रणजीत सिंह के विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन को उसे बेचने की कोशिश की। फकीर ने उसके काम की तारीफ तो की, लेकिन उस कृति को खरीदने में अपनी असमर्थता जताई। जब इन दोनों की बातचीत महाराजा रणजीत सिंह के कानों में पड़ी तो उन्होंने उस कातिब को अपने दरबार में तलब कर लिया। उन्होंने कुरान की उस प्रति को देखते ही अपने माथे से लगाया और फिर गौर से उस कृति को देखा। देखते ही उन्होंने कातिब को ऊंची कीमत देकर उसे खरीद लिया। कुछ देर बाद उनके विदेश मंत्री ने उनसे पूछा कि आप इस किताब के लिए इतनी ऊंची कीमत क्यों दे रहे हैं, जबकि एक सिख के तौर पर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रणजीत सिंह ने जवाब दिया, शायद ईश्वर चाहता था कि मैं हर धर्म को एक आंख से देखूं, इसीलिए उसने मेरी एक आंख की रोशनी ले ली। इस कहानी का कोई विश्वसनीय स्रोत नहीं है, लेकिन इस बात को रेखांकित करने के लिए ये कहानी आज तक सुनाई जाती है कि किस तरह रणजीत सिंह अपने इलाके के मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों को साथ लेकर चलने में सफल हुए थे। फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हालांकि 5000 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन दोनों समकालीन थे। सर लेपल ग्रिफिन ने अपनी किताब रणजीत सिंह में लिखा था, दोनों ही नाटे कद के थे, दोनों ने बड़ी सैनिक जीत दर्ज की थी, लेकिन दोनों ही अपनी ताकत दूसरों को स्थानांतरित करने में असफल रहे। 1780 में पैदा हुए रणजीत सिंह देखने में अच्छे नहीं थे। चेचक के कारण बचपन में ही उनकी बाईं आंख चली गई थी और उनके चेहरे पर गहरे निशान रह गए थे। अलेक्जेंडर बर्न्स अपनी किताब अ वोयाज अप द इंडस टू लाहौर एंड अ जर्नी टू काबुल में लिखते हैं, रणजीत सिंह का कद 5 फीट 3 इंच से अधिक नहीं था। उनके कंधे चौड़े थे, सिर बड़ा था और उनके कंधों में धंसा हुआ प्रतीत होता था। उनकी लंबी लहलहाती हुई सफेद दाढ़ी उनकी वास्तविक उम्र से ज्यादा होने का आभास देती थी। वो साधारण कपड़े पहनते थे और कभी भी गद्दी या सिंहासन पर नहीं बैठते थे। जब 7 जुलाई 1799 को रणजीत सिंह की सेना ने चेत सिंह की सेना को हराकर लाहौर के किले के मुख्य द्वार में प्रवेश किया तो उन्हें तोपों की शाही सलामी दी गई। लाहौर में घुसते ही उनका पहला काम था औरंगजेब द्वारा बनाई गई बादशाही मस्जिद में अपनी हाजिरी देना। उसके बाद वो शहर की लोकप्रिय मस्जिद वजीर खां भी गए थे। मशहूर सिख अध्येता पटवंत सिंह अपनी किताब द सिक्स में लिखते हैं, ये जानते हुए कि उनकी अधिकतर प्रजा मुसलमान है, रणजीत सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे वो लोग अपने आप को अलग थलग महसूस करें। उन्होंने लाहौर की प्रमुख मस्जिदों को सरकारी सहायता देना जारी रखा और इस बात को भी साफ कर दिया कि मुसलमानों पर इस्लामी कानून लागू होने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कई हिंदू और मुस्लिम अफसरों को अपनी सेना में नियुक्त किया। उनके राज में निकाले गए सिक्कों पर रणजीत सिंह का नाम नहीं था, बल्कि उन्हें नानक शाही सिक्के कहा जाता था, जिन पर फारसी में एक वाक्य लिखा रहता था जिसका अर्थ होता था, अपने साम्राज्य, अपनी विजय और अपनी प्रसिद्धि के लिए मैं गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह का ऋणी हूं। महाराजा रणजीत सिंह की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी। वो न तो लिख सकते थे और न ही पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़े लिखे और काबिल लोगों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था।
उनसे मिलने वाले लोग उनके बारे में अच्छी राय लेकर जाते थे। एक फ्रेंच यात्री विक्टर जॉक मा अपनी किताब अ जर्नी टू इंडिया में लिखते हैं, रणजीत सिंह की तुलना में हमारे अच्छे से अच्छे कूटनीतिज्ञ नौसिखिया हैं। मैंने अपने जीवन में इतने सवाल करने वाला भारतीय नहीं देखा। उन्होंने मुझसे भारत, ब्रिटेन, यूरोप और नेपोलियन के बारे में करीब 1,00,000 सवाल पूछ डाले। यही नहीं, उनकी दिलचस्पी स्वर्ग, नर्क, ईश्वर, शैतान और न जाने कितनी चीजों में थी। सैयद मोहम्मद लतीफ अपनी किताब महाराजा रणजीत सिंह पंजाब्स मैन ऑफ डेस्टिनी में लिखते हैं, उनके सहयोगी उन्हें सारे कागजात फारसी, पंजाबी या हिंदी में पढ़कर सुनाते थे। अपने लोगों से वो पंजाबी में बात किया करते थे, लेकिन यूरोपीय लोगों से हमेशा हिंदुस्तानी में बात करना पसंद करते थे। वो धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे, लेकिन रोज गुरु ग्रंथ साहब का पाठ सुना करते थे। अंतिम समय में उनके बोलने की ताकत चली गई थी, लेकिन तब भी उनको पूरा होशो हवास था। वो धीरे से अपना दक्षिण की तरफ हाथ हिलाते थे, जिसका अर्थ होता था कि उन्हें ब्रिटिश सीमा से आ रही खबरें बताई जाएं। जब उनका हाथ पश्चिम की तरफ हिलता था तो इसका मतलब होता था कि अफगानिस्तान से क्या खुफिया खबरें आ रही हैं। महाराजा रणजीत सिंह की एक और खास बात थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़कर कभी भी किसी की जान नहीं ली और हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के बाद उनसे नरमी से पेश आए। रणजीत सिंह ने कुल 20 शादियां की, इनमें से 10 परंपरागत शादियां थी। उनकी पत्नियों में 5 सिख, 3 हिंदू और 2 मुस्लिम महिलाएं थीं। इसके अलावा उन्होंने चादर रस्म के जरिए 10 शादियां और की थीं। हरिराम गुप्ता के अनुसार उनके हरम में 23 अन्य महिलाएं भी थीं। लाहौर का महाराजा बनने के बाद रणजीत सिंह का दिल एक 13 साल की नर्तकी मुस्लिम लड़की मोरान पर आ गया था और उन्होंने उससे शादी करने का फैसला किया। सरप्रीत सिंह अपनी किताब द कैमल मर्चेंट ऑफ फिलाडेल्फिया में लिखते हैं, उस नाचने वाली महिला के परिवार में प्रथा थी कि होने वाले दामाद को तभी स्वीकार किया जाता था जब वो अपने ससुर के घर में चूल्हा जलाए। मोरान के पिता अपनी बेटी का विवाह रणजीत सिंह से नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सोचकर उनके सामने ये शर्त रख दी कि महाराजा होते हुए रणजीत सिंह इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन रणजीत सिंह मोरान के प्यार में इस हद तक डूब चुके थे कि उन्होंने बिना पलक झपकाए अपने होने वाले ससुर की ये बात स्वीकार कर ली। लेकिन रूढ़िवादी सिखों ने इसका बहुत बुरा माना। सरजीत सिंह आगे लिखते हैं, महाराजा को अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए कहा गया। रणजीत सिंह ने स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई है और वो इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पीठ पर 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। उनकी कमीज उतारी गई और उन्हें अकाल तख्त के बाहर इमली के पेड़ के तने से बांध दिया गया। महाराजा की विनम्रता देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी अकाल तख्त के जत्थेदार फूला सिंह ने खड़े होकर ऐलान किया कि महाराजा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अकाल तख्त के आदेश को मानने के लिए तैयार हो गए हैं, इसलिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। क्योंकि वो महाराजा हैं और सम्मान के हकदार हैं, इसलिए इस सजा को 100 कोड़ों से कम कर सिर्फ 1 कोड़ा किया जाता है। ये सुनना था कि वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। बाद में रणजीत सिंह ने मोरान के लिए एक मस्जिद बनवाई, जिसे आज मस्जिद मोरान के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1818 में रणजीत सिंह ने पश्तून नगर पेशावर पर हमला बोला। पेशावर खैबर पास से 10 मील और काबुल से 150 मील की दूरी पर था। 19 नवंबर 1819 को महाराजा और उनकी सेना पेशावर में दाखिल हुई। अगले दिन महाराजा रणजीत सिंह हाथी पर बैठकर पेशावर की सड़कों पर घूमे।
खुशवंत सिंह ने अपनी किताब रणजीत सिंह महाराजा ऑफ द पंजाब में लिखा, 700 सालों में ये पहला मौका था जब इस शहर ने किसी भारतीय विजेता को उसकी सड़कों पर चलते हुए देखा। 4 दिन पेशावर में रहने के बाद रणजीत सिंह जहादात खां को वहां का गवर्नर बनाकर लाहौर वापस लौट आए। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही फतेह खां के एक भाई दोस्त मोहम्मद खां ने जहादात खां को उनके पद से हटा दिया। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को 1 लाख रुपए वार्षिक नजराना देने का प्रस्ताव रखा, जिसे रणजीत सिंह ने स्वीकार कर लिया। 1815 में नेपोलियन की हार के साथ भारत से अंग्रेजों को हटाने का फ्रेंच सपना तो टूट गया, लेकिन इसकी वजह से कुछ फ्रेंच और इटालियन सैनिकों ने यूरोप से बाहर आकर नौकरी करने का मन बनाया। 1822 में 2 फ्रेंच कमांडर जां फ्रांसुआ अलां और जां बैप्टिस्ट वेंतुआ महाराज रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए। कुछ सप्ताह के भीतर 50 से अधिक गोरे और यूरोपीय सैनिक महाराजा की सेना में शामिल हो गए। वर्ष 1829 में रणजीत सिंह ने एक हंगेरियन होम्योपैथ डॉक्टर मार्टिन होनिगबर्गर को अपना निजी डॉक्टर बना लिया। राजमोहन गांधी अपनी किताब पंजाब अ हिस्ट्री फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन में लिखते हैं, रणजीत सिंह ने इन यूरोपीय लोगों के अपनी सेना में काम करने के लिए कुछ शर्तें लगाई। उनसे कहा गया कि वो न तो सिगरेट पिएंगे और न ही दाढ़ी कटाएंगे। उनके गोमांस खाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उनसे कहा गया कि वो स्थानीय महिलाओं से ही शादी करें और पंजाब छोड़ने से पहले महाराजा की अनुमति लें। 17 अप्रैल 1835 को महाराजा को पक्षाघात हुआ, जिससे उनके जिस्म के दाहिने हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। वो कभी भी अच्छे मरीज नहीं साबित हुए। उनका इलाज करने वाले अंग्रेज डॉक्टर मैकग्रेगर ने कहा, महाराज किसी कीमत पर कड़वी दवाएं नहीं खाना चाहते थे। तेज बुखार में भी वो रोज सुबह पालकी में बैठकर नदी किनारे चले जाते थे और फिर लौटकर दरबार में लोगों की शिकायतें सुनते थे। 1837 में उन्हें दूसरा पक्षाघात हुआ और फिर उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह ने अंतिम सांस ली। हालांकि सिख धर्म में सती प्रथा को कोई मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन तब भी उनकी 4 महारानियों ने ऐलान किया कि वो उनके साथ सती होंगी। तब तक भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगे 10 साल बीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद 4 महारानियों के साथ 7 गुलाम लड़कियां भी महाराज के साथ सती हुईं, ताकि अगले जन्म में वो अपने मालिक की सेवा करने के लिए उपलब्ध रहें। जैसे ही उनके बेटे खड़क सिंह ने उनकी चिता में आग लगाई, महाराजा रणजीत सिंह को 180 तोपों की अंतिम सलामी दी गई। वर्ष 2019 में जब BBC वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन ने अपने पाठकों के बीच सर्वेक्षण किया, तो महाराजा रणजीत सिंह को दुनिया का सर्वकालिक महानतम नेता चुना गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।